गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है 2 अंक 2 मार्क्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये बोर्ड की परीक्षा के लिए एक वीडियो की लगातार सीरीज जो है चल रही है। प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं अब जो है बोर्ड की तैयारी में जुट जाएं। तो बच्चों, ये एक प्रकार का रिवीजन समझो और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समझो। ठीक है बच्चों। और बोर्ड के अनुमानित प्रश्न की एक श्रृंखला समझो। जो आप समझते हैं बच्चों, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट होगा बच्चों। ये मेरा अनुभव है और ये मेरा अनुमान है। तो लिए चलते हैं बच्चों, काम की ओर लिए चलते हैं। तो चैप्टर नंबर जो हैं 12, 13, 13, 12, 13 जो चैप्टर हैं, तो बच्चों 12वां जो चैप्टर है वो है परमाणु, एटम्स। एंड 13वां चैप्टर जो है बच्चों वो है न्यूक्लियाई। तो इन 2 चैप्टरों से आपको क्या मिलेगा बच्चों? 2 अंक के 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। तो बच्चों आप टिक कर देंगे कि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको इतना मैं बता दूं कि जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बदल भी सकते हैं। अर्थात जो 3 मार्क्स के हैं वो 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आप कहीं भी तैयारी करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल स्क्रीन पे। एल्फा कण का द्रव्यमान एवं आवेश कितना होता है? प्यारे बच्चों, जो अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है बच्चों? हीलियम का नाभिक होता है। और इस पे जो आवेश होता है, इस पे जो आवेश होता है वो जो है प्रोटॉन के आवेश का दुगना होता है बच्चों, +2e। तो इसको हम कह दें, अगर हम प्रोटॉन के आवेश का दुगना कर दें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो आवेश हो गया बच्चों। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? 4 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आप करेंगे। इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और 4 से उसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे बच्चों। तो बच्चों आपके पास इतना टाइम मिल गया है कि आपने इस क्वेश्चन को लिख दिया होगा। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, उस पे अल्फा प्रोटॉन के आवेश का दुगना आवेश और प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना द्रव्यमान है बच्चों। तो पहला प्रश्न आपने तैयार कर दिया होगा। दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैश हुआ आपके मोबाइल स्क्रीन पे। और ये है, परमाणु की त्रिज्या व नाभिक की त्रिज्या के मान कोटि में लिखिए। आपने परमाणु की त्रिज्या भी बतानी है और नाभिक की त्रिज्या भी बतानी है, कोटि में बतानी है, अर्थात 10 की घात में बताना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न किताबों में जो है ये अलग है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में जो है मैं उसको आप बता रहा हूँ। परमाणु की त्रिज्या, ठीक है बच्चों, परमाणु की त्रिज्या, जो परमाणु की त्रिज्या है वो 10⁻10 मीटर कोटि की है। ठीक है बच्चों, परमाणु की त्रिज्या। और नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻15 मीटर कोटि की है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इनमें। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखना प्रारंभ करेंगे बच्चों, या स्क्रीनशॉट लेंगे।
परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की प्रमुख कमियां क्या थी? आपने रदरफोर्ड मॉडल की कमी बतानी है। आप जब तक इस प्रश्न को लिख रहे हैं तब तक आप सुनते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण जो कमी थी इनके मॉडल में, इन्होंने जो नाभिक है उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उनकी ऊर्जा के बारे में नहीं बताया बच्चों। यदि ऊर्जा के बारे में नहीं बताया तो घूमने वाला आवेश जो मूविंग चार्ज है वो क्या करता है बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है। ठीक है बच्चों। और विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्सर्जित करेगा तो उसकी ऊर्जा कम होगी। धीरे धीरे वो अपना छोटा पथ अपनाएगा और एक बार जो है वो नाभिक में गिर जाएगा। और नाभिक में इलेक्ट्रॉन के गिरने का मतलब होगा परमाणु का अस्तित्व खतरे में, परमाणु का अस्तित्व समाप्त। ठीक है बच्चों। तो सबसे बड़ी कमी यही थी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं उनकी ऊर्जाओं के बारे में नहीं बताया बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। बोहर का परमाणु मॉडल क्या है? बोहर की प्रमुख अभिगृहित जो पोस्टुलेट्स हैं उसके अवधारणाएं हैं वो क्या हैं? तो बच्चों जब तक आप लिखते हैं तब तक मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। सबसे पहले तो रदरफोर्ड मॉडल की कमी को दूर किया और बोला कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहे हैं उनकी ऊर्जा निश्चित होती है। उन्हें अचर या अस्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वो ऊर्जा का क्षय नहीं करेगा बच्चों। इनको कहते हैं अस्थायी ऊर्जा स्तर। लेकिन दूसरा पोस्टुलेट ये है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है बच्चों। और तीसरा पोस्टुलेट ये है, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाता है तो कब जाएगा? जब वो ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो वो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, लेकिन वहाँ 10⁻⁻10 सेकंड ही रहेगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये बोहर के पोस्टुलेट हैं। तो लिए 10⁻⁻10 नहीं 10⁻⁸ बेटा, इसको देखना, इतना सेकंड वो रहेगा। ठीक है। ये थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है बच्चों, तो आप इसमें ध्यान नहीं देंगे, आप इसको देख लेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। देखिए, बोहर के परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियां क्या हैं बच्चों? तो आप लिखेंगे और शॉर्ट में मैं आपको बता भी रहा हूं बच्चों। तो बच्चों बोहर के परमाणु मॉडल में कमी, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में सुधार किया तो कुछ कमी रह गई थी बच्चों। कमी ये थी बच्चों कि बोहर के परमाणु मॉडल की कमी, एक दो कमी बता देता हूं। एक तो बच्चों उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के वितरण के संबंध में ये मॉडल कोई सूचना ही नहीं देता है। ठीक है बच्चों, कि परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कितने कितने बटेंगे। ठीक है बच्चों, ये सूचना नहीं देता है ये मॉडल। और अगली कमी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो स्पेक्ट्रम की जो लाइन है उनकी तीव्रता कितनी होगी, इसके बारे में भी कोई नहीं बताया। ठीक है। अगली कमी क्या थी कि जब जो है स्पेक्ट्रल जो लाइन है, स्पेक्ट्रमी जो रेखा है, इनको अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बच्चों ये ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। इनको कहते हैं जीमैन और स्टार्क इफेक्ट, आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसके बारे में भी नहीं बताया। तो ये मुख्य इनकी क्या है बच्चों, कमियां हैं। लिए चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोहर सिद्धांत
क्या है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इन यहाँ पर जो है मैं एक सूत्र लिख देता हूँ, ये तो आपको पढ़ना है बच्चों, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोहर के अनुसार nवीं कक्षा में हाइड्रोजन की nवीं कक्षा में जो ऊर्जा होगी -RH बटे n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जहां R रिडबर्ग कांस्टेंट है, H प्लांक नियतांक है, C प्रकाश की चाल है, N जो है कक्षाओं की संख्या है और RHC की जो वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब एनर्जी का सूत्र क्या हो जाएगा, 13.6 लिख देंगे तो En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर। बच्चों इसी से जो है आपको क्वेश्चन करने हैं और इसको आप डिटेल से पढ़ लेंगे बच्चों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोहर सिद्धांत आप पढ़ लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है, ये टिक मैंने कर दिया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो खोज की है वो बामर ने की है और उन्होंने जो है जो तरंग दैर्घ्य का सूत्र दिया था बच्चों, तो वो दूसरी कक्षा में किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको डिटेल से नहीं समझा पाऊंगा बच्चों। बामर श्रेणी, पहले लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, फुंड श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी, 5 श्रेणियाँ इसमें हैं। और इसके तरंगदैर्घ्य का अगर मैंने सूत्र लिखना है, एक व्यापक सूत्र लिखना है बच्चों, तो 1/λ = R 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो लाइमन के लिए N1 1, बामर के लिए 2, पाश्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, N2 जो है लाइमन के लिए 1 में आना है तो 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 करेंगे और बामर के लिए ये N1 2 हो जाएगा तो N2 क्या हो जाएगा 3 4 5 हो जाएगा और पाश्चन के लिए ये N1 बराबर 3 होगा तो N2 4 5 6 हो जाएंगे। बच्चों आसान है, आप इसको ज्ञात कर लेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 8 पे लिए चलते हैं बच्चों आपको। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है समस्थानिक तथा समभारिक किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, समस्थानिक एक ही तत्व के हुए परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक H11, H11, H12, H13। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, तब तक आप लिख लेंगे। समभारिक वे परमाणु होते हैं जो भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, उनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग होते हैं। जैसे ऑर्गन और कैल्शियम, ऑर्गन का 18, ठीक है बच्चों, और कैल्शियम का 20 40 18 40। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आता है, आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लिए चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये है बच्चों, रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम क्या है? तो प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार जो क्षय होने की दर है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर है, वो उस क्षण उपस्थित पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है बच्चों। तो ये आपको वहाँ पढ़ना, मैंने इसकी वीडियोस भी बना रखी हैं बच्चों, आप वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको वो वीडियो डालूंगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर लिए चलते हैं बच्चों। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अर्ध आयु किसे कहते हैं? अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में क्या संबंध है? तो प्यारे बच्चों, अर्ध आयु का मतलब है आयु का आधा होना, पदार्थ का आधा होना, वह समय जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उसे हम अर्ध आयु कहते हैं बच्चों। तो अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। T अगर अर्ध आयु है तो 0.693/λ, ये उसमें संबंध है और इसमें सवाल भी पूछे जाते हैं।
ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, मैंने ऊपर लिख दिया, ये ऊपर लिख दिया इसका आंसर, तो सॉरी बच्चों, ये नीचे होना है बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ। तो बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, तब तक आपने लिख दिया होगा। प्रश्न नंबर 11 आपके मोबाइल स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं, तब तक आप लिखने का प्रयास भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों? द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? तो बच्चों मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, तब तक जो है आपको टाइम मिलेगा कि आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, होता क्या है, द्रव्यमान क्षति क्या है बच्चों? न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। परमाणु में क्या होता है, जो परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो द्रव्यमान जो है कम हो जाता है न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों से। ठीक है बच्चों, ये अंतर ही द्रव्यमान क्षति है। अब बात आती है कि ये द्रव्यमान गया कहाँ? ये द्रव्यमान क्या करता है, ये ऊर्जा में बदलता है, उसी ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, और ये बंधन ऊर्जा न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखती है बच्चों। ठीक है, इसे कहते हैं बंधन ऊर्जा। तो मैंने शॉर्ट में बताया है बच्चों, आप इसको पढ़ लेंगे। तो ये केवल इसलिए व्याख्या की जा रही है कि तब तक आप प्रश्नों को लिख देंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए बच्चों। तो बच्चों ये वीडियोस मैंने बना रखी है, आप वहां से इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, संभावित 3 प्रश्नों को मैंने यहाँ पे दिया है बच्चों। प्रश्न नंबर 14 ये कहता है ऑक्सीजन की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये वीडियोस बना रखी हैं, आप जाइए और तुरंत जो है बच्चों आप इसको वहां से कर दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ये है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा बता दूं प्यारे बच्चों, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है बच्चों, एक भारी नाभिक जो है क्या होता है, लगभग 2 समान भागों में टूट जाता है, और बच्चों इसमें अपार ऊर्जा निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। हम क्या करते हैं बच्चों, यूरेनियम 92-235 पर जो है न्यूट्रॉनों की जब बमबारी करते हैं, तो बच्चों उसमें बेरियम और क्रिप्टन का नाभिक बनता है, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और लगभग जो है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है बच्चों। और नाभिकीय विखंडन जो है 2 प्रकार का होता है बच्चों। ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है इसमें, ठीक है, एक तो बच्चों अनियंत्रित होती है और एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है बच्चों। नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित में परमाणु बम उसके सिद्धांत पर कार्य करता है, और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में हम नाभिकीय रिएक्टर से बिजली का उत्पादन करते हैं बच्चों। तो अब तक आपने लिख दिया होगा। लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, नाभिकीय संलयन में, संलयन माने जोड़ना, हम नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे नाभिकों को संलयित करते हैं, जोड़ते हैं, और इसमें भी अपार ऊर्जा निकलती है बच्चों। और सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो यही है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के कारण ही तो सूर्य में ऊर्जा है बच्चों। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के जो है, जो हल्के हल्के नाभिक हैं वो संलयित होकर हीलियम के नाभिक को बना देते हैं, और इसमें जो है अपार ऊर्जा निकलती है बच्चों। तो यह है नाभिकीय संलयन। तो प्यारे बच्चों, 2 नंबर की जो श्रृंखला है, वीडियो की जो श्रृंखला है, वो अब समाप्त हो चुकी है। आपको बहुत बधाइयाँ हैं, आपने इन श्रृंखलाओं का इन सभी श्रृंखलाओं को एंजॉय किया है। और बच्चों यदि आप एंजॉय कर रहे हैं तो आप चैनल पर बने रहें। अब जो है आपको ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जब आपके सामने लाऊंगा, तो चैप्टर वाइज अनुमानित संभावित 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं,
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं लाऊंगा बच्चों, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चनों को ढूंढना इतना आसान नहीं है। किसी भी चैप्टर से हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर और हमारा जो अनुमान है दोनों को बांधेंगे और उससे एक निचोड़ के रूप में प्यारे बच्चों आपको प्रत्येक चैप्टर से 1 नंबर की वीडियो आने वाली हैं। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे जो है आपको समय समय पर ये सूचना मिलती रहे कि आपके पास नई वीडियो आ गई है बच्चों। तो बच्चों, मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं। नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अगली वीडियो की प्रतीक्षा तक आपका धन्यवाद करता हूं बच्चों।